गुड इवनिंग। सो हम लोग का हिस्ट्री का आज लास्ट क्लास हो सकता है। हम लोग को आज़ादी मिलने वाला है। तो जो लास्ट क्लास था हम लोग नेहरू रिपोर्ट तक देख लिया था। नेहरू रिपोर्ट, व्हाई इज इट कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट? इट इज़ कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट बिकॉज यहाँ का जो चेयरमैन था, chairman of this whole report was मोतीलाल नेहरू। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे हम लोग एड किया था अपना क्लास कि यहाँ पे दोनों तरफ से हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स, स्पेशली जो मुस्लिम लीग है उसका तरफ से एक कम्युनल रेस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला था in this time after releasing of नेहरू रिपोर्ट्स। तो यहाँ का प्रोविजंस जो था वो मुस्लिम लीग को ठीक नहीं लग रहा था एंड इसका खिलाफ मुस्लिम लीग एक सेशन रखता है, अपना मुस्लिम लीग सेशन इन द ईयर ऑफ दिसंबर 1927। दिस सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। ओके ओके, ठीक है अभी। जी सर। ओके, सो इसका नेहरू रिपोर्ट का रेस्पॉन्स में दिसंबर 1927 को एक मुस्लिम लीग का सेशन होता है। दिस मुस्लिम लीग सेशन और ये सेशन में जो कि दिल्ली में होता है, that is why it is also called, it was also known as the Delhi proposal। और ये दिल्ली प्रपोजल में मुस्लिम लीग चाहता है कि सम ऑफ द पॉइंट्स शुड बी इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रोविजंस ये लोग यहाँ पे रखता है। तो वो प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे इतना फिर से रखने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कलकत्ता ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फिर से ये जो दिल्ली प्रपोजल का जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को फिर से वो ऑल इंडिया पार्टी का जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे फिर वो लोग ये दिल्ली प्रपोजल को फिर से लाने का कोशिश करते हैं। और इसका अगेंस्ट में हिंदू महासभा भी अपना पॉइंट्स को, मतलब इसको जो मुस्लिम लीग का पॉइंट्स है इसको नहीं मानना चाहिए, तो ये लोग का वो बोलना होता है। एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1928 को फिर से 1928 को यहाँ पे फिर से कलकत्ता में फिर से ऑल इंडिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो ये दिल्ली प्रपोजल्स में जो जो पॉइंट रखा था इसको फिर से इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है वहाँ पे फिर से इंक्लूड करने के लिए बोला जाता है। और मेनली यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है ये लोग का 3 मेन पॉइंट्स था। दैट 3 पॉइंट्स वेयर फर्स्ट वाज 1/3 रिप्रेजेंटेशन of Muslims in central legislature, दो में था जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स है
वहाँ पे मुस्लिम लोग का रिजर्वेशन होना है। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब legislature till there is a adult suffrage. Adult suffrage तो एडल्ट सफरेज का मतलब ये है कि जब आप एडल्ट हो जाता है, एक सर्टेन ईयर आपका एज हो जाता है, तो आपको वोटिंग राइट मिलना चाहिए अगर आप वो सिटीजन है तो टिल देन यहाँ पे ऐसा नहीं था, सबको वोटिंग राइट्स नहीं था। जो कि पढ़ा लिखा है या आपका पास कुछ ज़मीन है, तो ऐसा कुछ कुछ क्राइटेरिया था यहाँ पे सबको। यहाँ पे एडल्ट सफरेज नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, ये अभी तक सिस्टम नहीं था। तो टिल देन यहाँ पे मुस्लिम्स लोग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये था ये लोग का डिमांड। एंड द रेसिडुअल पावर must be given to the provinces, जो कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, सेंटर का पास रेसिडुअल पावर होना चाहिए। तो अभी भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो रेसिडुअल पावर है ये यूनियन का पास होता है, सेंट्रल का पास होता है, एंड नॉट द सेंटर। तो ये था 3 डिमांड जो कि ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये रखा गया बाय द मुस्लिम लीग। एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1929 को फिर से जिन्ना एक 14 पॉइंट यहाँ पे लेके आता है, जिन्नास 14 पॉइंट। ये 14 पॉइंटर्स था जो कि बेसिस था फॉर द मुस्लिम लीग। फॉर मुस्लिम लीग का डिमांड क्या है और ये लोग अपना आइडियोलॉजी क्या है, कैसे आगे जाना है, क्या क्या ये लोग को चाहिए, सब ये 14 पॉइंट्स में ओवरऑल ये लोग का जो डिमांड था ये लिखा हुआ था 14 पॉइंट्स। तो ये इट कुड बी सेड दैट इट वाज अ फ्यूचर प्रोपेगेंडा और फ्यूचर प्लान ऑफ मुस्लिम लीग। और ये इस समय में जो मुस्लिम लीग जो नेहरू रिपोर्ट बनाया था, इससे बहुत सारा लोग सेटिस्फाई नहीं था। लाइक हाँ, हिंदू एंड मुस्लिम का आप जानते हैं, तो ये एक दूसरा का खिलाफ था। और स्पेशली जो सिख कम्युनिटी था, सिख कम्युनिटी को भी ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो पंजाब रीजन में बहुत सारा सिख था, बट वो लोग का रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई दे वर अनहैप्पी। लाइकवाइज जो यंग लीडर था उस समय का यंग लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड पंडित नेहरू, स्पेशली दिस टू, तो ये दोनों को भी ये चीज़, ये जो इसका प्रोविजंस था नेहरू रिपोर्ट का, वो मतलब इतना स्टेप फॉरवर्ड नहीं लग रहा था ये लोगों को। ये ऐसा लग रहा था कि वो लोग बोल रहा था कि ये एक स्टेप बैकवर्ड्स है। ये जो पहले से डिमांड कर रहा है अभी तक मिल जाना चाहिए, वही चीज़ को हम लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं। तो ये चीज़ को ये लोग जो यंग लीडर्स था
स्पेशली नेहरू, पंडित नेहरू एंड सुभाष बोस। तो ये लोग भी सेटिस्फाई नहीं था ये नेहरू रिपोर्ट से, एंड दैट इज व्हाई दे जॉइंटली क्रिएटेड ए पार्टी व्हिच नेम वाज इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो यहाँ पे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है इसका आइडिया आ रहा था अभी, मतलब बातचीत हो रहा था इसका, ये बैकग्राउंड में था। हालांकि इसको अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो नेक्स्ट ईयर इसको अनाउंसमेंट कर देता है इन द लाहौर सेशन इन द ईयर ऑफ 1929। यहाँ पे कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, और ये कांग्रेस का लाहौर सेशन इज प्रिसाइडेड बाय, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द important session of Indian National Congress that has to be kept in mind. Jawaharlal Nehru was the president in this session, and यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है इन दिस सेशन, यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है पूर्ण स्वराज का। आपको स्वराज और पूर्ण स्वराज को कंफ्यूज नहीं करना है। जो स्वराज इसमें बर्थ राइट, ये जो पहले हो रहा था जब बंगाल का डिवीजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो समय से स्वराज का आइडिया लेके चल रहा था। लेकिन अभी क्या है, इट इज द पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस अभी मिल जाना चाहिए इंडिया को, ये डिमांड रखा है आफ्टर दिस लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो और यहाँ पे एक डेट भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, जनवरी 26, 1930 was fixed as the first Independence Day। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर में बन गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी में उसको ये करेगा, मतलब लागू होगा वो 26 जनवरी से। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लाहौर सेशन ये हुआ था इस समय में 26 जनवरी 1930 को हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट डे घोषित किया हुआ था। दैट इज़ वाई जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा तैयार हो गया, तब हम लोग उसको डायरेक्ट ये नहीं किया, डायरेक्ट पावर में नहीं लेके आया, इसको आफ्टर 26 जनवरी ही पावर में लेके आया। तो दिस इज़ द रीज़न। एंड इन दिसंबर 31, 1929 यहाँ पे जो ट्राई कलर फ्लैग है, इट वाज फर्स्ट टाइम होइस्टेड, और इट वाज एडॉप्टेड न्यू ट्राई कलर न्यूली adopted tricolor flag was hoisted in this time। तो ये था द लाहौर सेशन। एंड आफ्टर दैट हम लोग का आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस 1930 को।
तो लाहौर सेशन हो गया था। लाहौर सेशन का बाद गांधी जो और गांधी जी यहाँ पे एक डिमांड प्लेस करता है, 11 डिमांड्स, 11 डिमांड इज प्लेस्ड बाय गांधी। और गवर्नमेंट को कुछ अल्टीमेटम देता है अप टू जनवरी ऑफ 31 जनवरी 1930। तो यहाँ पे एक अल्टीमेटम भी देता है कि आपको जनवरी 31 1930 तक जो ये 11 डिमांड प्लेस किया हुआ है इसको आप पूरा एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिमांड्स। और यही 11 डिमांड्स में से एक डिमांड था कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट में पहले टैक्स लगता था और कोई भी इंडियन खुद से अपना कंजम्पशन के लिए सॉल्ट को यूज़ नहीं कर सकता था, उसको खरीदना ही पड़ता था और उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता था। तो सॉल्ट इतना एक बहुत बेसिक चीज़ है आदमी के लिए, तो इसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए कंजम्पशन के लिए। और ये टैक्स का जो सॉल्ट का इसको चुनने का ऊपर भी एक रीज़न है क्योंकि सॉल्ट सभी का घर में है और सभी से जुड़ा हुआ है। और अगर सॉल्ट को लेके यहाँ पे एक सत्याग्रह करेगा, एक आंदोलन करेगा, तो ये यहाँ से सब लोग जुड़ेगा इसके लिए। तो सॉल्ट को एक ये 11 डिमांड में से एक ये सॉल्ट का डिमांड भी था और इसी को लेकर ही दांडी मार्च होता है, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च का जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग जो 1 मार्च 1930 को ये इन्फॉर्म करता है, मतलब जैसे कि आप कहीं पे धारणा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो उसमें इन्फॉर्म करना होता है अथॉरिटी को। तो यहाँ पे वाइसरॉय द देन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन is informed that a march for this salt against the taxation of the salt will be carried out। यहाँ पे ये लिखा होता है। और जो मार्च था, मार्च का जो मेन इंस्ट्रक्शन दिया था, मेन इंस्ट्रक्शन वाज to carry out civil disobedience against this salt law और don't pay tax। और ये जितना जो ये सिविल डिसोबीडियंस का जितना ये मूवमेंट का तरीका है, सभी ओवरऑल सेम टाइप का होता है हमेशा कि फॉरेन क्लोथ्स या उसका फॉरेन लिक्योर्स शुड बी पिकेटेड और बॉयकॉटेड और रिफ्यूज टू पे टैक्स। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो अपना स्कूल छोड़ दो। ये सब एक सेम ही इंस्ट्रक्शन रहता है हर किसी के लिए। तो आप इसको एग्ज़ाम में अगर आपका लिखना होने से आप ये सब किसी भी इंस्ट्रक्शन को, मतलब ये सब जो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट का जो मेन ये है उसका तरीका है, वेज है, उसको आप कहीं भी सेम ही लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इन 12 मार्च 1930 यहाँ से मार्च शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द मार्च।
और साथ ही साथ यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का भी इसको भी लॉन्च कर देते हैं, ए लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। और 6 अप्रैल को गांधी जी अपना ये डांडी में पहुंच के, एक विलेज है और वहाँ पे डांडी में पहुंच के वो एक मुट्ठी भर सागर का पानी लेता है और वहाँ से नमक बना के ये जो सॉल्ट लॉ है इसका खिलाफ इसको तोड़ देता है। ठीक है, he broke the salt law by picking lump of salt at Dundee। और इसी का खिलाफ गांधी इज अरेस्टेड इन May 4 1930। गांधी इज अरेस्टेड एंड दिस लेड टू ए मैसिव प्रोटेस्ट। यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट होता है, पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है। तो ये जो डांडी मार्च को लेके क्वेश्चंस आता है, कौन कौन सा एरिया में किसने ये मार्च में पार्टिसिपेट किया था। तो अपना आप से ही हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। अगर सॉल्ट के लिए होगा तो किसी के लिए फॉरेस्ट लॉ के लिए होगा या किसी के लिए अलग होगा। तो हर जगह में ही अपना अपना तरीका से प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट कौन कौन सा जगह में कौन कौन कर रहा था ये भी पूछ लेता है। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, इसको राजा जी भी बोलता है, राजा जी। एंड he marched from तिरुचिपल्ली to Vedaranyam तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, तमिलनाडु नहीं देख के इन द कोरोमंडल एरिया, ऐसे भी आ सकता है। इन द कोरोमंडल एरिया बोलने से क्या होगा, सेम है, आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुका है। तो तमिलनाडु में कोरोमंडल है, कोस्ट है। तो इन द कोरोमंडल एरिया बोलने से आप ये जान जाएगा कि ये राजगोपालाचारी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मालाबार के केलापन ओडिशा गोपाल बंधु चौधरी बंगाल
सुभाष बोस and Jane Sengupta Darsana Sarojini Naidu and in Peshawar Frontier Gandhi, there is Khan Abdul Ghaffar Khan. Abdul Ghaffar Khan. He is also known as Frontier Gandhi, and his party is known as Khudai Khidmat Gar or Red Shirts. Red Shirts because जो खुदाई खिदमत गार फॉलोअर्स था ये लोग गांधीयंस था इन द पेशावर एरिया, बलूचिस्तान एरिया, तो उस तरफ में ये लोग गांधीवादी था, तो ये लोग अपना रेड शर्ट पहनता था. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेड शर्ट्स और खुदाई खिदमत गार्ड्स. सर ये सुभाष बोस जो सुभाष चंद्र बोस ही है क्या? हाँ, अलग है सुभाष सर? चंद्र बोस ही है. ओ, ठीक है सर. मणिपुर में हाइपो, जादालोंग, and in Nagaland it was Rani गाइडिनलू. तो ये हाइपो और ये दोनों रिश्तेदार था और दे वर रिलेटेड. इसको फांसी कर देता है इस समय में हाइपो, और ये रानी गाइडुलू को जेल में बंद करके रखता है. और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनता है इंडियन सरकार का, जब इंडियंस आता है सरकार में, तो तभी इसका ये जेल से निकलता है. तो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ये लोग का जो रेस्पॉन्स था अगेंस्ट आवर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, तो ये बहुत ही सीवियर था. और यहाँ पे लाठीचार्ज, फायरिंग और सबको जेल में बंद करना, ये सब बहुत कॉमनली हुआ है. और बहुत सारा लोग मर भी गया है ये प्रोटेस्ट में. तो देयर वाज ए सीवियर repression from the government part. And इसको देखते हुए इन जुलाई 1930 जो लॉर्ड इरविन होता है उस समय, लॉर्ड इरविन ही सजेस्ट ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और इसी के द्वारा हम लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्ट लेता है. ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उसका बाद से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगा फॉर द डिस्कशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस. गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस. तो हालांकि इंडियंस यहाँ पे अभी पूर्ण स्वराज का बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से ज़्यादा डोमिनियन स्टेटस ही दे सकेगा, ये हो रहा था उस समय में. तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उस समय का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है,
ये दो लोगों को चूज करता है टू बी ए नेगोशिएटर और mediator between the government, the British government and the Congress. तो ये दो लोग कौन था? They were तेज बहादुर सप्रू and M.R. जयकर. तेज बहादुर सप्रू and M.R. जयकर. They were chosen as a negotiator or mediator between the government and the Congress. Between Congress and the government. गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसका बात कर रहा है. और इसी को लेते हुए गांधी जी को जेल से निकाल देता है, रिहा कर देता है. और रिहा करने के बाद यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है. तो लेकिन इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट से पहले हम लोग का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिंस कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है तो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये लोग को लगता है कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन मस्त है, क्योंकि जो मास है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो समय में. तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करने से एक जो मत आएगा वो पूरा एक यूनाइटेड डिसीजन नहीं आएगा. तो ये बिलीव उस समय में ये माना गया और ये बात सही भी था, क्योंकि ज़्यादा जो मासेस लोग जो फॉलो करता था वो कांग्रेस को ही फॉलो करता था. तो ये हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इट वाज ऑन नवंबर 1930 to जनवरी 1931. इसका बीच में ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और कांग्रेस नहीं आया यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. कांग्रेस didn't participated or you can say Congress was absent. During this discussion. और यहाँ पे सभी आया है लाइक प्रिंसली स्टेट हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, सिख हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, ये सब आया था. लेकिन कांग्रेस नहीं आया यहाँ पे. और कांग्रेस का इम्पोर्टेंस यहाँ पे वो लोग को दिखाई दिया है कि कांग्रेस को भी लेके आना है. इट वाज फेल्ट नेसेसरी कि कांग्रेस को यहाँ पे आना चाहिए. और इसी को लेते हुए गांधी को रिहा करता है और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है. गांधी इरविन पैक्ट तो ये गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली पैक्ट बिकॉज ये दिल्ली में इसका साइन दोनों दिल्ली में इसका समझौता हुआ था, तो दिल्ली पैक्ट भी बोलता है इसको. तो गांधी रिहा होता है इन जून 25, 1931 को. गांधी एज वेल एज द अदर पेट्रियट्स जो कि जेल में था वो सब भी साथ में रिलीज होता है विद गांधी. कांग्रेस
working committee. Were released. और ये पेज साइन होता है इन द 14th of February 1931. Gandhi Irwin Pact is signed. और ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या था, मेन प्रोविजंस, इसको भी देख लेते हैं एक बार. द मेन प्रोविजंस इन द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट. फर्स्ट तो था that the Congress will no longer be participating in the civil disobedience. INC would stop civil disobedience. Movement. जो सोल्ट बनाने का परमिशन था वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको बनाने का राइट मिल गया. राइट टू मेक सोल्ट. बट ओनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन. ठीक है. For personal consumption only. And immediate release of political prisoners. यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितना भी था ये सबको निकालने का बात हो रहा था. बट इस समय में जो ये था भगत सिंह था, भगत सिंह और उसका पार्टी लोग, वो लोग भी जेल में था. तो गांधी जी रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग का जो सज़ा है उसको कम्यूट कर दे. मीन्स वो लोग को फांसी का सज़ा मिला था तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है. बट वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है बाय द वाइसरॉय, बाय इरविन. ये चीज़ को डिनाई कर देता है. ठीक है. वाइसरॉय टर्न डाउन और डिनाई कम्यूटेशन ऑफ death sentence of Bhagat Singh and his comrades. तो जो भी ये है लेफ्ट विंग पार्टीज होता है, जैसे कि ये जो लाल सलाम पार्टीज होता है, जो कि माओइस्ट एंड अलग कम्युनिज्म का साइड में जो पार्टी का थॉट्स होता है, वो लोग आपस में एक दूसरे को कॉमरेड्स बोल के बुलाता है. दैट इज वाई यहाँ पे दिस इज रिटन एज हिज कॉमरेड्स.
और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है फिर। ये सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931 तक ये चलता है। तो कोई भी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक कंक्लूजन में आने, ये वाला भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और जो मेन गांधी का जो ये था डिमांड था, वो था कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए इंडिया में। इट वाज डिमांड फॉर immediate establishment of responsible government. In India, that is in central and provincial. सेंटर एंड प्रोविंसेस। और इसका अलावा यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर था, वो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था। और बी आर अम्बेडकर का कहना था कि जो वो बैकवर्ड क्लासेस है, जो डाउन ट्रॉडन क्लासेस है, लो कास्ट है, वो लोग के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ये मांग था। और गांधी जी इसका अगेंस्ट था। तो गांधी जी ये बोलता था कि अगर हिंदू में वो लोग को अलग से इलेक्टोरेट दे देने से ये जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो ये है जो छोटा जाति का लोग है, ये लोग हिंदू ही है और हम लोग सब एक है। तो ये लोग को अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए इन द गवर्नमेंट। हालांकि ये बात में जो अगेंस्ट द गांधी चला गया, ये इसको हम लोग देखिएगा अभी। तो गांधी का ये बोलना था कि अनटचेबल्स were Hindus and that is why they should not be treated as they should not be given a separate electorate. Need not be given a separate electorate. और यहाँ पे जो मांग था बाय द मुस्लिम लीग, ये था कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया और बनाना चाहिए। तो ये भी बात मान लिया जाता है जो आउटकम है। हालांकि बहुत सारा प्रोविजंस था, जो मेन है उसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा माइनॉरिटीज को। इट इज डिसाइडेड टू ग्रांट separate electorate
to the minorities. और जो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बनाना चाहिए, वो भी मान लिया जाता है. एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट of two Muslim majority provinces. First was Northwest Frontier Province and Sindh. तो जब गांधी जी वापस आता है यहाँ पे इंडिया में, जब वापस आता है तो इसको हम लोग हालांकि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं हुआ है तो उसको हम लोग इतना ये नहीं करेगा. तो यहाँ पे वापस आने के बाद फिर से एक मतलब जो पहले सिविल डिसोबीडियंस जो ख़त्म कर दिया था वो फिर से एराइज होने लग जाता है कुछ कुछ एरिया पे. तो डेट इज वाई गांधी जी इज अरेस्टेड अगेन. तो गांधी जी को फिर से अरेस्ट करता है एंड वो पूना का जो जेल है, येरावाड़ा जेल में गांधी जी को बंद करके रखा हुआ होता है. तो जो पूना पैक्ट होगा वही जेल का अंदर में ये पूना पैक्ट होता है. तो पूना पैक्ट इज इम्पोर्टेंट. पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट था बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी. तो पूना पैक्ट का जो ये था, इसका बैकग्राउंड में क्या था ये देखिएगा. पहले यहाँ पे एक कम्युनल रिवॉर्ड दे दिया गया था. कम्युनल रिवॉर्ड, और इट इज कॉल्ड कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड में जो भी ये था छोटा मोटा ग्रुप था लाइक मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, और सिख, यूरोपियन, डिप्रेस क्लास, ये सब के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट रख दिया था. And there was an increase in the seat also. जो पहले 71 कंस्टिट्यूएंसी था, सीट्स था, वो अभी बढ़ा के it was increased to 147 सीट्स और कंस्टिट्यूएंसीज. तो इसको कांग्रेस लोग इसका मतलब जो ये दिया था इसको वो लोग अगेंस्ट भी नहीं किया और वेलकम भी नहीं किया. ठीक है, ये ठीक ही चल रहा है जो भी ये दिया है. ये कांग्रेस लोग का ये था एटीट्यूड जो. लेकिन गांधी इसको बिल्कुल भी नहीं मान रहा था. और गांधी का ये मानना था कि जो ये अवार्ड दिया है कम्युनल अवार्ड जो एक जो यूनिटी है, इंडिया का यूनिटी, इसमें एक अटैक है ये बोलना था गांधी का. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल स्टे टुगेदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स. तो ये मानना था गांधी का कि एक फैमिली जैसे बैठता है, तो यहाँ पे किसी को अलग से एक रिप्रेजेंटेशन दे देने से यहाँ पे यूनिटी को ठेस पहुँचेगा इंडिया का. तो और जो डिप्रेस क्लास है
ये लोग तो हिंदू ही है, ये लोग को तो और भी नहीं देना चाहिए, ये मानना था। तो ये इसी सोच को लेके गांधी जी गांधी जी एक फास्ट में चला जाता है। मीन्स गांधी जी फास्टिंग करने लग जाता है, खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, ये करने लग जाता है। एंड इसी को लेके तब अंबेडकर जो इससे बाद में ये इसका येरावाड़ा जेल में जो था, तो यहाँ पे पूना में आके ये बाद में गांधी जी भी इसको मान लेते हैं कि ठीक है, जो डिप्रेस क्लास है ये लोग को भी अलग से सेपरेट सीट दे देगा। तो दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये एग्रीमेंट का नाम है पूना पैक्ट। ठीक है। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो ये कम्युनल रिवॉर्ड है, communal award, it is an attack on Indian unity और जो डिप्रेस क्लास है दे आर हिंदूज ओनली। और इसी को लेके ये फास्टिंग करने लग जाता है और ये फास्टिंग को तोड़ता है ये पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट होता है बिटवीन अंबेडकर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था डिप्रेस क्लास को, एंड गांधी, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी, ये पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट में ये मान लेता है गांधी जी, ठीक है, कि जो डिप्रेस क्लास है ये लोग को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। और इसका जो साइन होता है ये होता है इन द येरावाड़ा जेल इन पूना on 24 September 1932। और ये पैक्ट ख़त्म होने के बाद गांधी जो अपना जो फास्टिंग था इसको एंड कर देता है। दिस पैक्ट एंडेड द फास्ट ऑफ गांधी। Against Ramsay MacDonald's communal award। ये था पूना पैक्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये होता है नवंबर 1932 टू दिसंबर 1932। और इसमें भी जो कांग्रेस है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, दे डिडंट पार्टिसिपेटेड। और ये राउंड टेबल का बाद में
एक कमिटी बनाता है. A committee is formed after this. Namely, Joint Select Committee. और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी एक ड्राफ्ट बिल लेके आता है, ब्रिंग्स ए ड्राफ्ट बिल, और ये ड्राफ्ट बिल बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन के आता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट्स था. तो आज का जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग फॉलो करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कौन कौन सा प्रोविजंस हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया था, ये हम एक पीडीएफ में आपको दे दिया था जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहा था. तो आप एक बार फिर से जाके इसको देख लीजिए. स्पेशली जो लिस्ट था, लिस्ट वाला प्रोविजन यहाँ से आया है. जो हम लोग का 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये यहाँ से आया है. और इसका बाद इस समय में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जस्ट से एक कॉल आ रहा है मेरा, थोड़ा सा रुकिए. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call it. Hello? चाबी मिला है? हाँ, मिला. हाँ, होगा. ओके. सो इस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम लोग देखा था कि उस समय में क्या क्या हुआ था. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यहाँ पे भी जो बटा होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग अलग. तो इस समय में वर्ल्ड वॉर होने का बाद ये वर्ल्ड वॉर शुरू होता है इन 1939, जब जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड का ऊपर. और यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग ये है. कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम लोग देखा था कि जो मॉडरेट्स होता है वो लोग इस समय में ब्रिटिशर्स लोग को ज़्यादा वो लोग को सपोर्ट करने से ठीक है ये सोचता है. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेगा. जो गांधी है, गांधी जी यहाँ पे वार का समय में जो एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर था, एक्सिस पावर में ये जर्मनी जापान लोग साथ में था, और ये फ्रांस नहीं, ये इटली जर्मनी और जापान, ये लोग एक्सिस पावर में था. और एलाइड पावर में फ्रांस हो गया और ये ब्रिटेन हो गया, और बाद में यूएसए आता है एंड यूएसएसआर, ये लोग एक साथ में था. तो एनीवे, तो गांधी जी यहाँ पे एलाइड पावर को सपोर्ट करता है, जो कि ब्रिटेन का जो फ्रैक्शन है, ब्रिटेन का जो ये है ग्रुप है, उसको सपोर्ट करता है.
और गांधी सपोर्ट किसको करता है? एलाइड पावर को। और जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट पार्टी वेयर जयप्रकाश नारायण, हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, ये लोग आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे ब्रिटेन को अभी हरा सकता है। ये लोग यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहता है। इट इज़ द आइडियल टाइम टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। ये मानता है। और पंडित नेहरू का ये मानना होता है कि इंडिया इसमें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर जब तक इंडिया को एक फ्री घोषित नहीं कर देगा, या तो कुछ लिखित में वो लोग कुछ दे दें कि अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है तो आफ्टर द वॉर इंडिया को एक फुल फ्रीडम, एक फुल इंडिपेंडेंस दे देगा। ये जब तक नहीं होगा तो इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बोलना होता है पंडित नेहरू का, नो पार्टिसिपेशन टिल इंडिया इज फ्री। और ये सब देखते हुए भी 3 सितंबर को 1939 को जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय लिनलिथगो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है alongside द ब्रिटिश। तो ये डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया इज ऑल्सो फाइटिंग alongside the British in this World War। तो इसको लेके बहुत सारा यहाँ पे इसको पसंद नहीं करता है एंड प्रोटेस्ट होता है इसका खिलाफ भी। जो असेंबली है, असेंबली में इसका बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है। और इसको लेते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है फिर से एक रिजोल्यूशन ये एक ड्राफ्ट लेके आता है, एक सीक्रेट ड्राफ्ट इन May 1940। The British government brings a secret draft. The name of that draft was Revolutionary Movement Ordinance। और ये ड्राफ्ट का मुताबिक जो भी ये होगा एलाइड ट्रूप्स होगा वो लोग को बुलाया जा सकता है कभी भी कहीं भी वार के समय में कहीं भी। एक जैसे कि आप अगर ब्रिटिश ट्रूप में आप सर्व कर रहे हैं तो आपको कोई भी कंट्री में भेज देगा फॉर फाइटिंग ए वार। तो ये था ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस का अंदर। एंड likewise in the next session of the Congress in 1940
in Ramgarh session. यहाँ पे it was presided by अबुल कलाम आज़ाद, एंड यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि इंडिया अगर इंडिया अभी तभी सपोर्ट करेगा वार में अगर उसको एक फ्री घोषित कर दिया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाएगा और सॉवरेनिटी इंडियंस को दे दिया जाएगा. सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम अथॉरिटी, द सुप्रीम पावर शुड बी लाई विद द इंडियंस. तभी जाके वो लोग तभी जाके वॉर में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकेगा. तो ये ऐलान कर दिया था इन दिस रामगढ़ सेशन. It was declared that India would only accept complete independence and the sovereignty with should be lied with Indians. And likewise, they will support the war if a government is set up and support the war if provisional government is set up at center. एक इंडियन का एक गवर्नमेंट अगर सपोर्ट अगर बनता है सेंटर में तभी जाके ये लोग वार में ब्रिटेन का सपोर्ट करेगा. तो ये रिजोल्यूशन पास हुआ था. और ये इस रिजोल्यूशन को देखने के बाद फिर से इसका रिएक्शन में मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग फिर से अपना एक रिजोल्यूशन पास करते हैं इन मार्च 1940 लाहौर में. जो मुस्लिम लीग है ये अपना एक रिजोल्यूशन पास करता है ये बेसिकली जो एक अलग जो मुस्लिम डोमिनेटेड एक अलग नेशन बनाना है. तो यही बात ये लोग ये लाहौर का ये सेशन में, मुस्लिम लीग का ये लाहौर का ये सेशन में ये बात करते हैं फॉर द ग्रुपिंग ऑफ जियोग्राफिकली geographical areas where Muslims are in majority.
and it should be turned into an independent state. तो ये पास करता है बाय द मुस्लिम लीग इन द रिएक्शन ऑफ दिस रामगढ़ सेशन। और इसका बाद में सिंस यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है वार का समय में, तो इसी समय में एक आगस्ट ऑफर लेके आता है बाय द ब्रिटिश। आगस्ट ऑफर, it was in the August of 1940। तो आगस्ट ऑफर उस समय में लेके आता है जब जर्मनी जो बहुत गेन कर रहा था अपना, मतलब टेरिटोरीज कंट्रीज पे कंट्रीज जीतते जा रहा था, वो पूरा फ्रांस तक आ गया था। फ्रांस को रोकने के लिए एक ये बनाया था, लाइन बनाया था, डेट इज कॉल्ड मैग्नट लाइन। तो मैग्नट लाइन बहुत तगड़ा है, अभी तक उसको कोई भी जीत नहीं पाए, ये मानना था फ्रांस लोग का। लेकिन एक ही रात में उसको तोड़ देते हैं जर्मनी लोग, तो वहाँ से पूरा गुज जाता है और ये पूरा जितना भी एरिया है बेल्जियम, हॉलैंड और ये सब उसको तोड़ते हुए फ्रांस को भी कब्जा कर लेता है। और फ्रांस पेरिस में कुछ बमबारी नहीं करने के लिए पूरा पेरिस टाउन को खाली कर देता है, वो अलग वॉल हिस्ट्री का पार्ट है। तो लेकिन क्या है, जर्मनी जो जीत रहा था यहाँ में, और इस समय में बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको भी वार एफोर्ट में साथ देने के लिए ये लोग का जरूरी था। तो इसी के लिए एक ऑफर लेके आता है, दैट इज आगस्ट ऑफर। और हालांकि इसमें बैकग्राउंड में ये भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे देखने का बात ये था कि जो गांधी एज वेल एज जवाहरलाल नेहरू, तो ये लोग भी ब्रिटिश अभी इतना खराब पोजीशन में है, तो ये लोग का ऊपर इतना प्रेशराइज करने मन नहीं है अभी। ये लोग खुद ही अभी इतना वार में है, ये लोग को अभी इतना प्रेशराइज करने मन नहीं है। तो ये भी एक दिल में ये लोग का था। तो ये आगस्ट ऑफर लेके आता है बाय द ब्रिटेन। तो ये आगस्ट ऑफर में ये बोलता है कि इंडिया वुड बी गिवन ए डोमिनियन स्टेटस, और डोमिनियन स्टेटस वुड बी an objective for India for India। पहले देखिए, इतना पहले लाहौर सेशन में कब से पूर्ण स्वराज का बात कर रहा था, और अभी तक यहाँ पे ब्रिटेन क्या कर रहा है, डोमिनियन स्टेटस से आगे ही नहीं बढ़ रहे लोग। एंड देयर विल बी एक्सपांशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जब ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ रहा होगा तो इसका जो सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है, कौन सा इवेंट कौन सा समय में हुआ है। वाइसरॉयज काउंसिल, जहां पे मेजोरिटी जो क्या होगा, इंडियंस होगा, मेजोरिटी वुड बी इंडियंस। ये वाइसरॉय का काउंसिल में and no future constitution would be adopted,
without the consent of the minorities। तो यहाँ पे कुछ कुछ ये सब प्रोविजंस था आगस्ट ऑफर का। तो ये आगस्ट ऑफर का जो जो प्रोविजंस था ये कांग्रेस को नहीं भाया है ये लोग का जो ऑफर दिया था, बिकॉज मेन चीज़ तो ये था डोमिनियन स्टेटस का। जस्ट ए सेकेंड, मेरा एक कॉल आ रहा है फिर से। हाँ निमे सर। हाँ बच्चा भी नहीं है। ओके ओके आपसे पर नहीं है। ओके। सो ये मेन चीज़ तो ये था कि डोमिनियन स्टेटस ये देने का बात कर रहा था। हालांकि जो कांग्रेस ये डोमिनियन स्टेटस से हट के कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहले से ही मांग करने लग गया था। तो ये अगस्त ऑफर इट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, और ये अगस्त ऑफर नहीं भाया है। और इसी समय में जो ये गांधी जी यहाँ पे वार का समय चल रहा था, तो वो एक फुल फ्लेज एक मूवमेंट लॉन्च करना नहीं चाहता था, और ब्रिटेन को इतना प्रेशर देने मन नहीं था। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर देता है बाय गांधी जी इन दिस पीरियड। इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह ये होगा कि खुद से सत्याग्रह करो, खुद से गवर्नमेंट को जो भी ये होगा अपना डिस्कम्फर्ट, अपना जो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी दिखाना हो कि आपका गवर्नमेंट हमको पसंद नहीं है, तो ये चीज़ सत्याग्रह से करो, लेकिन इंडिविजुअली करो, एक मास में नहीं होगा। ये इंडिविजुअली अपना से खुद से फाइटिंग करो। तो ये था एक इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहाँ पे कुछ मास मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज जो ब्रिटेन था वो एक वार में था अभी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करता है बाय गांधी जी। और ये इंडिविजुअल सत्याग्रह से ये भी था कि जो दुनिया है, दुनिया को ये दिखाना है कि इंडिया जो सपोर्ट नहीं करता है, जो वर्ल्ड वार है इसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी था इसका एम। टू affirm right to speech and to tell the world that India doesn't support Britain in the Second World War। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी ये भी फैला है। ये भी जो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी अलग अलग जगहों में ये भी फैला है। इन द फेज 1 that is from October to December 1940, यहाँ पे जो सत्याग्रही है ये गांव में जाके ये पब्लिक लोग को स्पीचेस देता था अबाउट दिस वार, और एक एंटी वार कैंपेन करता था। यहाँ पे जो सत्याग्रही है
used to make public anti-war speech in the villages. और ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही was आचार्य विनोबा भावे. And in the second phase, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम जनवरी 1941. यहाँ पे सत्याग्रही क्या है, जितना भी था अपना अपना जगह से ये लोग मार्च करने लगा टुवर्ड्स दिल्ली. और इन द वे ये लोग स्पीचेस देता था. और जो वार कैंपेन जो चल रहा है अभी अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये लोग बात करता था. और दे वेर स्टार्टेड टू मूव मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. और इसी को दिल्ली चलो मूवमेंट बोलता है. दिस इज केम टू बी नोन एज द दिल्ली चलो मूवमेंट. तो यहाँ पे सत्याग्रही दे मेक स्पीचेस एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. Until they are arrested. Or this movement was known as the Delhi Chalo movement. एक चलो दिल्ली भी है, ठीक है. एक चलो दिल्ली भी है. चलो दिल्ली जो सुभाष चंद्र बोस का ये था, आज़ाद हिंद फौज था, वो लोग का एक मूवमेंट था. जो कि वो लोग को अभी जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसको गिराना है बाय कू. ये वो लोग का ये था, मोटो था. वो चलो दिल्ली है, ये दिल्ली चलो है. And then we see now the Cripps mission. And after this phase, यहाँ पे 1941 को, दिसंबर 1941 को, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है. यहाँ पे कांग्रेस सेम बात को फिर से एक रिसोल्यूशन निकाल के पास करता है. पास ए रिसोल्यूशन बाय द कांग्रेस कि वो लोग वार को सपोर्ट करेगा. दे विल सपोर्ट द वार. अगर if the British government promise complete independence after the war. And after that we see Cripps mission.
तो अभी जो मिशन आ रहा है ये सब का क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आगस्ट ऑफर अभी आया था, आगस्ट ऑफर का बाद क्रिप्स मिशन आ रहा है अभी। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, क्यों आया था, वाई इट केम टू इंडिया? बिकॉज इस समय में वार चल रहा था, और जो जापान है, जापान जो उस तरफ से जो भी आइलैंड था साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जितना आइलैंड था, लाइक मलेशिया हो गया, हांगकांग हो गया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, ये सब जितना आइलैंड है जो कि इंडिया का बहुत सामने में है, ये सब को पूरा जीत रहा था। इट वॉज ऑल कैप्चर्ड बाय जापान। और जापान एक्सिस पावर था, हम ये पहले बता दिए। और ये एक थ्रेट था फॉर द ब्रिटिशर्स और फॉर द एलाइड पावर। तो एलाइड पावर में जो ये था, यूएसए था। यूएसए एक्चुअली बैकग्राउंड से ब्रिटिशर्स लोग को ये कर रहा था कि प्रेशराइज कर रहा था कि इंडिया का जो कांग्रेस है उस लोग को आप साथ में लेके आओ और इंडिया को पूरा फुल्ली वार में लेके आओ। तो ये था। तो इसी के लिए यहाँ पे एक मिशन भेजता है, डेट इज द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आता है, इट अराइव्स इन द मार्च 1942। तो 45 में वार ख़त्म होता है, 39 to 45 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। तो ये 42 है, मतलब अभी भी वार चल रहा है। एंड इट वाज हेडेड बाय और लेड बाय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये यहाँ पे इट अराइव्स टू इंडिया और ये प्रपोजल्स लेके आता है। प्रपोजल्स में ये 3 प्रपोजल मेन है। फर्स्ट इज डोमिनियन स्टेटस, यहाँ पे ये बोलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रेडी टू ग्रांट, ब्रिटिश गवर्नमेंट is ready to grant dominion status with complete internal and external autonomy। और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा और इसका मेंबर्स जो रहेगा ये दोनों जगह से होगा। ये प्रोविंशियल असेंबली से भी होगा, ऊपर लिख रहे हैं हम। इसका जो मेंबर्स होगा ये दोनों तरह से होगा। एक प्रोविंशियल असेंबली का होगा और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट है वहां से होगा।
और प्रिंसली स्टेट में क्या होगा, जो प्रिंस है वहाँ का, किंग है या प्रिंस है या जो भी अथॉरिटी है ये प्रिंसली स्टेट का, वो लोग नॉमिनी भेजेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स भेजेगा। एंड जो भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जो भी है, वो लोग का पास एक राइट टू सीसीड भी रहेगा। राइट टू सीसीड मतलब अगर आपको ये अभी इंडिया का एक यूनियन बनने जा रहा है, मतलब एक बड़ा इंडिया बनने जा रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर सब आने जा रहा है, तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो आप अलग से अपना प्रोविंस बना सकते हैं, आप अलग से अपना स्टेट बना सकते हैं। दैट इज द राइट टू सीसीड। तो कोई भी प्रोविंस या स्टेट यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा तो ये अलग हो सकता है। तो ये क्रिप्स मिशन को भी ये कांग्रेस एज वेल एज ये मुस्लिम लीग इसको नहीं माना है, इसका प्रोविजंस लोग को। तो इसका रिएक्शन में एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये, गांधी जी एक बात करते हैं, डेट इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक जो कि एक्सपायर हो चुका है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, ये लाइन बोला था बाय गांधी। और गांधी जी का ये जो लाइन है ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। कौन सा मिशन को गांधी जी ने कहा था दैट इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। ओके, मेरा डाटा खत्म हो गया लग रहा है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है जर्मन? जी सर।